नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया का यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, आज हिंदी दिवस है। हिंदी दिवस पर विशेष बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में आज हैं डॉक्टर अशोक प्रियंवद। आप सिवान शहर के जेडे इस्लामिया पीजी कॉलेज में हिंदी के वरीय प्रोफेसर हैं, साथ ही आप पत्रकार हैं और सिवान जिले से पीटीआई के संवाददाता हैं। इनसे हम हिंदी दिवस पर तरह तरह के प्रश्न और उनके उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका श्री नारद मीडिया के स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज हिंदी दिवस है। हिंदी जो है वो जन जन की भाषा है, लेकिन आज भी हिंदी उपेक्षा की शिकार है। कैसे और क्यों? राजेश जी, सबसे पहले नारद मीडिया के श्रोताओं को मैं नमस्कार करता हूं। साथ ही हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी के सभी भाषाभाषियों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं। आपने जो हिंदी की उपेक्षा की बात उठाई, मैं स्पष्ट करूं कि राजकीय भाषा के रूप में हिंदी आज के दिन 1949 में प्रतिष्ठित हुई। इसके सामने सबसे गंभीर और बड़ी चुनौती थी राजभाषा, राष्ट्रभाषा के रूप में स्थान पाना, जो चुनौती आज भी है। शासकीय दृष्टि से हिंदी, विज्ञान की दृष्टि से हिंदी, कानून की दृष्टि से हिंदी, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की दृष्टि से हिंदी में जो साहित्य सृजित होना चाहिए, जो सोच विकसित होनी चाहिए, स्पष्ट तौर पर मेरा मानना है कि ऐसा नहीं हो पाया। हिंदी के पिछड़ने राजभाषा के रूप में, सरकारी पत्राचार के रूप में, संपर्क भाषा के रूप में भले ही प्रतिष्ठित हो, बोलचाल के रूप में भले ही प्रतिष्ठित हो, पत्र पत्रिकाओं में बहुतायत हिंदी भाषाभाषी लोग हों, लेकिन विज्ञान, फिर मैं दोहराऊं, विज्ञान, कानून, चिकित्सा, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग या ऐसे तमाम विशिष्ट क्षेत्र हैं जहां हिंदी की पहुंच नहीं हो पाई है। और इसी का नतीजा है कि जब भी हमें कुछ विशेष अध्ययन करना होता है तो हमें अंग्रेजी की ओर देखना पड़ता है, हिंदी के पिछड़ेपन। इसके लिए आज का दौर जिम्मेदार नहीं है, यह एक सांस्कृतिक पहलू है। आप सोचें कि हिंदी जहां से सृजित होती है, हिंदी का जो उत्स है वो संस्कृत है। तो हर भाषा अपने पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कारों को कैरी करती है, ढोती है। तो जो मूल्य, जो सांस्कृतिक अवधारणाएं, जो आध्यात्मिक चेतना हमको विरासत में मिली संस्कृत से, वह हिंदी के पास भी है। इस देश की मिट्टी में, इस देश की सोच में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि हमारी समझ इस लोक से अधिक परलोक की ज्यादा रही है। हमने जो साहित्य सृजित किया है, जो संस्कृत में, अध्यात्म में, वह इस लोक की चिंता कम करता है और इसके बाद वाले लोग की चिंता ज्यादा करता है। जन्म से पहले और मृत्यु के बाद की। तो यह एक सांस्कृतिक पहलू है। मुझे यह स्वीकारने में कहीं हिचक नहीं है कि जो आधुनिक जीवन शैली है वह विज्ञान पर आधारित है, विज्ञान पर केंद्रित है और विकसित है। आने वाली पीढ़ियां, लेकिन आविष्कार की बात अगर हम करें तो दुनिया में तमाम चीजें हमने उच्च सांस्कृतिक मूल्य अर्जित किए जरूर इस देश में, लेकिन विज्ञान की कसौटी पर जो आधुनिक जीवन में हम रोजमर्रा में उपयोग करते हैं, एक कलम और एक पेंसिलिन की सुई भी जैसी छोटी चीज भी हम दे नहीं पाए। यह स्वीकारने में हमें हिचक नहीं होनी चाहिए। ये तो जिस मूल चिंतन जिस भाषा में होती है
पूरी दुनिया उस भाषा को फॉलो करती है। फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे देशों ने अपनी भाषा में जो विज्ञान विकसित किए, हम उसको सिर्फ फॉलो करते हैं। तात्पर्य ये कि हम उसका अनुवाद पढ़ते हैं, और अनुवाद पढ़कर मौलिक चिंतन विकसित नहीं हो सकता है। ये कमी हिंदी में है। जब तक मौलिक सोच नहीं होगी हमारी, तब तक हम नहीं कर पाएंगे। ये कमी है। डॉक्टर साहब, हिंदी राजभाषा है, यानी हिंदी स्टेट लैंग्वेज है, और हिंदी संपर्क भाषा है। जब भी एक गुजराती को उड़िया से बात करना है तो वो हिंदी में बात करेगा। लेकिन इतनी बड़ी समृद्ध विरासत होते हुए भी हिंदी कब राष्ट्रभाषा बनेगी? राष्ट्रभाषा की स्वीकृति जनमानस में तो स्वीकृति है। देखिए, हिंदी के विकास में सबसे बड़ी भूमिका अगर रही तो फिल्मों की रही, गीत की रही, संगीत की रही। दक्षिण के जो राज्य हिंदी का विरोध करते थे, आपको याद होगा कि 67-68 में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था हिंदी के विरोध में दक्षिण के राज्यों में। लेकिन असर क्या हुआ? आज के दिन हिंदी की स्वीकृति वहां भी हो गई है, और चुपके चुपके हमारी हिंदी बिना शोर मचाए, बिना कि कोई हो हल्ला और आंदोलन मचाए, उनके घर आंगन तक भी प्रवेश कर गई है, जिन्होंने हिंदी का उस दशक में विरोध किया था। तो ये फिल्म है, ये सिनेमा है, ये संगीत है। अरुणाचल के से लेकर तमिलनाडु या केरल तक में हम हिंदी को बोलते, सुनते, समझते, लिखते, पढ़ते जा सकते हैं। आज की पीढ़ी में देश के किसी भी हिस्से में हिंदी के प्रति कोई दुराग्रह नहीं है। यह एक संतोष देने वाली बात है, और दिनानुदिन यह क्रम ज्यादा मजबूत और सशक्त होकर उभरेगा, क्योंकि दुनिया में किसी भी भाषा में सबसे बड़ी भाषा बोल संख्या की दृष्टि से अगर हम हिंदी को देखें तो दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी भाषा है, जिसके बोलने वालों की संख्या 50 करोड़ से ऊपर। 50 के अगर इसकी बोलियों को मिला दें तो वो 75 करोड़ के आसपास होती है। इसके ऊपर मंदारिन है, चीन की भाषा, उसके बाद अंग्रेजी है, और तब हिंदी। लेकिन हिंदी की चिंतन दृष्टि, चूंकि एक गुलाम देश है, मानसिक रूप से आज भी उस अवस्था से उबर नहीं पाए हैं, और हमारे भीतर अनुकरण की प्रवृत्ति ज्यादा है, मौलिक चिंतन का अभाव है। हिंदी तब तक विकसित नहीं होगी जब तक हमारे में मौलिक चिंतन और सोच नहीं आएगी, तब तक ये राष्ट्रभाषा नहीं बन सकती है। क्योंकि वह एक जातीय संस्कार में ही भाषा का विकास भी होता है, और वह जातीय संस्कार एक स्वाभिमान पैदा करता है। वह स्वाभिमान हिंदी भाषियों में नहीं आया। इसके और भी कारण है। सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि हिंदी भाषी क्षेत्र में पलायन की प्रवृत्ति सबसे प्रबल है। हम उस देश के, दुनिया के उस हर कोने में जाते हैं जहां जहां हमारे लिए रोजगार की संभावनाएं दिखती हैं, लेकिन हम अपने मूल्य और संस्कार की विरासत की उस गठरी को भी साथ ले जाते हैं। उसे हमने कभी छोड़ा नहीं है। हिंदी में वो चीजें हैं, और हम जहां भी हैं हिंदी की पोटली हमारे साथ है, हिंदी के मूल्य, हिंदी के संस्कार भी हमारे साथ हैं। 7 समंदर पार भी आज अगर परचम लहरा रहा है तो उसकी वजह ये यहाँ से बाहर गए लोग ही हैं। डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि भाषा गई तो संस्कृति गई। जो ये हिंदी है, वो हिंदी जो है वो इतनी समृद्ध उसकी परंपरा रही है, तो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हट्ट, तब हिंदी आती है। और अमीर खुसरो साहब ने खड़ी बोली में हिंदी की जो उन्होंने
गढ़ा था, उसको देखा था कि ये देश जो है वो आज 1000 साल बाद भी ये हिंदी में आगे बढ़ सकता है। लेकिन हिंदी की जो पांव में बेड़ियां आपकी समझ से कहीं क्षेत्रीय भाषाओं ने तो नहीं डाल रखा है, और इसकी वजह से हिंदी को अंग्रेजी ने कहीं ज्यादा आच्छादित कर लिया है। देखिए, राजस्व भाषा राजकीय संरक्षण में पलती बढ़ती नहीं है। पहली बात, दुनिया में 7000 भाषाएं हैं और हर साल कई सौ भाषाएं मर जाती हैं। भाषाओं का मरना कोई मामूली, इस ग्लोबल दौर में वैश्विक संस्कृति जो विकसित हो रही है, इसमें सबसे बड़ा संकट है भाषाओं का मरना। कारण उसका यह है कि हिंदी, जिस संस्कार की बात आप कर रहे हैं, जब हमें नहीं लगेगा कि हिंदी के जो मूल्य हैं, हिंदी में जो संस्कार पिरोए हैं, उस संस्कारों का संरक्षण जरूरी है, तब तक हम उसमें स्वाभिमान की ऊर्जा नहीं हासिल कर सकते। दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि हिंदी हमारे सहस्त्रों वर्षों की दुख, दर्द, पीड़ा, वेदना, हंसी, खुशी, उदासी सजोए कैरी कर रही है, ढो रही है। एक दिन से नहीं, कई हजार वर्षों की गुलामी की पीड़ा, यातनाएं, अत्याचार, जुल्म, सब कुछ आप पाएंगे हिंदी में। हमारे विकास की पूरी कथा है, विनाश की भी पूरी कथा है। हर दुख, हर सुख हिंदी में हम पाते हैं। हिंदी से हम विमुख हो नहीं सकते इस देश के, और इसलिए यह जहां भी है, जैसे भी है, चिरोधार्य है। और डॉक्टर साहब, ये बात बिल्कुल सही है कि विश्व के महानतम जो कृतियां हैं वो मातृभाषा में लिखी गई हैं, और ये भी है कि हमें एक नोबेल का पुरस्कार अगर मिला है तो वो बांग्ला भाषा में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि से मिला है। और आपने देखा कि एक देश जो 1800 साल तक 128 देश में घूमता है, तभी वो अपने हिब्रू को नहीं छोड़ता है, और हिब्रू उसको फिर 1800 साल बाद भी अपने देश में स्थापित कर देती है। ये भाषा की जो सबसे बड़ी समृद्ध परंपरा और ये चीजें, तो क्या ये माना जाए कि हमारा देश जब तक हिंदी को अडॉप्ट नहीं करेगा, हम जर्मनी, जापान, इजराइल, कोरिया और फ्रांस के बराबर खड़े नहीं हो सकेंगे? हाँ, बहुत हद तक आपकी बात सही है। अपनी भाषा में सोचना, समझना, चिंतन करना और मौलिक साहित्य का सृजन करना सबसे मूल्यवान है और सबसे आवश्यक है वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए। जब तक हम अनुकरण या अनुवाद के पीछे दौड़ते रहेंगे, तब तक मौलिक साहित्य और सृजन संभव नहीं है। हिंदी के साथ सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि हिंदी की अपनी कोई मौलिक दुनिया नहीं है। मौलिक दुनिया से मेरा तात्पर्य है कि हिंदी 18 बोलियों के संयोग से निर्मित है। हिंदी का जो साम्राज्य है वह उसकी 18 भोजपुरी, मैथिली, अंगिका, बज्जिका, डोगरी, गुजराती, राजस्थानी, इन तमाम क्षेत्रीय अस्मिताओं को संजोए हुए है। जबकि जिस बंगला की बात आप कर रहे हैं, कि बंगला की संस्कृति और बंगला के जो मूल्य और संस्कार हैं वह अविच्छिन्न है, एक गहरी लंबी विरासत से समृद्ध है बंगला, उसमें किसी तरह की मिलावट नहीं है। लेकिन हिंदी 18 देसी अस्मिताओं को मिलाकर एक व्यापक फलक पर फैली है। सभी ने कहीं कहीं अपने संस्कार, अपनी अवधारणाएं, अपने जीवन मूल्य, अपनी आदत, अपनी स्वभाव, अपनी चिंतन दृष्टि की विशिष्टताएं भी इसमें सन्निहित हैं। ये चुनौती है, इसलिए ऐसी एक रूपता आप नहीं पाइएगा और इसकी कोशिश भी नहीं होनी चाहिए।
हाँ, मौलिक चिंतन दृष्टि और मौलिक सृजन जब तक नहीं होगा तब तक हिंदी उस जगह पर प्रतिष्ठित नहीं हो पाएगी जिसके लिए पिछले 50 वर्षों से संघर्षरत है। और इसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए, जातीय स्वाभिमान चाहिए, राष्ट्रीय स्वाभिमान चाहिए। सत्ता में बैठे लोगों के भीतर जब तक ऐसी इच्छा आकांक्षा प्रबल नहीं होगी तब तक हिंदी उस जगह नहीं स्थापित हो पाएगी। लेकिन ये याद रखिए कि हिंदी जीवंत है, हिंदी व्याप्त है और दिनानुदिन इसका स्वरूप विराट और उत्तरोत्तर विकसित होता जा रहा है। इसे कोई रोक नहीं पाएगा आज वैश्विक दौर में। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने इतना अच्छा चीज बताया हिंदी के बारे में। हिंदी में आधुनिक काव्य में जैसे कमायनी, दिनकर जी की संस्कृति के 4 अध्याय, ये ऐसे इपिक के रूप में माने जाते हैं। लेकिन नारद मीडिया आज एक यही अपील करता है कि दिल का काम जो वर्षों से पड़ा रखा है, तुम जरा हाथ लगा दो तो यूं हुआ रखा है। आप हमारे स्टूडियो